Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एसेट्स और हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर्स में इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट होता था और वो बेसिकली इंफॉर्मेशन होती थी और बुक्स और लेजर्स में होती थी और उसी में रहती थी और एक अकाउंटेंट बैठा होता था या सपोज़ एचआर डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ एचआर का बंदा रहता था, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। इन्फॉर्मेशन लेजर में होती थी, जब भी इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी तो लेजर से ही बाहर जाएगी या पेपर बेस्ड पेपर में ही जाएगी। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल बहुत स्लो थी, सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा इशू नहीं थी क्योंकि लेजर्स और बुक्स जो हैं कुछ दिनों बाद गोडाउन्स में चले जाते थे, वहाँ से निकालना बहुत एक मुश्किल काम होता था। पुरानी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता था। तो सिचुएशन में शिफ्ट आया, कंप्यूटर आया, इन्फॉर्मेशन अचानक लेजर से निकल कर बाहर आ गई और वो मूव करने लगी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मेल आईडी से दूसरे मेल आईडी में मूव करने लगी। इतनी फास्ट मूव करने लगी कि इन्फॉर्मेशन जो कि जिसे निकालना मुश्किल होता था पहले ऑर्गेनाइजेशन में, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, अब वो इतनी फास्ट हो गई, इतना स्पीडी हो गई कि ये प्रॉब्लम आने लगी कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है चोरी ना हो जाए। सिक्योरिटी और फास्ट इन्फॉर्मेशन मिलना एक पॉजिटिव था क्योंकि उससे कंपनी की एफिशिएंसी बन जाती थी। तो कई कॉन्सेप्ट्स आए जो कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्फॉर्मेशन एसेट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट हमने पढ़ा। इन्फॉर्मेशन एसेट कोई भी इन्फॉर्मेशन, बैलेंस शीट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर सैलरी की कोई इन्फॉर्मेशन है, पेरोल की कोई इन्फॉर्मेशन है, एचआर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन एसेट था। इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट था वो सिस्टम जिसमें इन्फॉर्मेशन मूव कर रही थी। और फिर हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का, कि क्लासिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन एसेट पढ़ने में उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें दो तरीके से क्लासिफिकेशन करना पड़ा। क्लासिफिकेशन एज पर इन्फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन एज पर यूज़र, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एसेट को इन्फॉर्मेशन के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता था कि टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है और आपकी सेंसिटिव है और अनक्लासिफाइड है। और यूज़र के रूप में भी किया जा सकता था कि कौन उसे यूज़ कर रहा है, कौन डेटा ओनर कौन है, डेटा कस्टोडियन कौन है और डेटा यूज़र कौन है। इस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता था। तो हमने ये पढ़ा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम इस समय ये पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन एज पर इंफॉर्मेशन, और फिर हमने CIE भी पढ़ दिया था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड सिस्टम एफिशिएंसी। तो हमारी स्टडी में ये दो वर्ड्स दिए गए, जहाँ इफेक्टिवनेस की बात आए वहाँ क्वालिटी की बात आ जाएगी, और जहाँ एफिशिएंसी की बात आ जाएगी वहाँ पर कॉस्ट की बात आ जाएगी और टाइम की बात आ जाएगी। कोई भी काम होता है तो आप ये देखते हैं कि क्वालिटी मिल रही, तीन चीज़ आप किसी भी बंदे से पूछते हैं, क्या कॉस्ट आएगी। सबसे पहले सपोज़ आपका एक मकान है, मकान एक बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट पूछते हैं, फिर दूसरा पूछते हैं आप कितना टाइम लगेगा, और तीसरा चीज़ पूछते हैं कि क्वालिटी क्या होगी, सीमेंट की क्वालिटी क्या होगी, दरवाजे की क्वालिटी क्या होगी या और चीज़ की होगी। तो सिस्टम इफेक्टिवनेस और सिस्टम एफिशिएंसी दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये डिपेंडेंट थी सिस्टम इंटेग्रिटी पर। यानी कि अगर इंटेग्रिटी है तभी ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आ सकती है। क्योंकि अगर मान लिया सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर मकान बना रहा है और वो सीमेंट की क्वालिटी नहीं बता रहा है, दरवाजे की क्वालिटी नहीं बता रहा है कि शीशम का दरवाज़ा लगेगा, साल का लगेगा और नरी दरवाज़ा लगेगा, इंटेग्रिटी नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन में इंटेग्रिटी नहीं है, तो कोई मायने नहीं रखते। तो तीनों चीज़ होनी चाहिए सिस्टम में, इफेक्टिवनेस, सिस्टम एफिशिएंसी, और ये बेस्ड होनी चाहिए सिस्टम इंटेग्रिटी में। तो हमारी स्टडी जो बताती है वो ये बताती है, जहाँ तक सिस्टम इफेक्टिवनेस की बात आई तो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव की होगा, यानी कि डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव मीट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो गया तो सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है। एफिशिएंसी के केस में क्या होगा कि जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है, किस एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स यूज़ हुआ है। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा उसे यूज़ कर रखा है, मैक्सिमम यूज़ कर रखा है, तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप CPU ले रहे हैं और CPU जो है SMPS हमने पहले पढ़ा था,
तो उससे हमें पता चल सकता है कि कंपनी में कितने हार्ड ड्राइव्स हैं, कितने CPU हैं, कितने एक्सटेंट तक वो यूटिलाइज्ड हैं। अगर मान लिया सपोज आपकी ये CPU का यूटिलाइजेशन 10% हो रहा है, सर्वर के CPU का यूटिलाइजेशन 10% हो रहा है, 20% हो रहा है जनरली, और तो इसका मतलब कम यूटिलाइजेशन है। कितना परसेंटेज आपकी चीज़ों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है। तो एफिशिएंसी किस एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स यूज़ हुआ है और किस लिए यूज़ हुआ है, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ हुआ है, ये एफिशिएंसी आता है। तो एफिशिएंसी एक्सटेंट इसलिए डिटरमाइन करता है कि भाई पाइप का पैसा निकालना है, मतलब जितना हो सके उतनी मैक्सिमम निकालना है। आपकी एफिशिएंसी क्या है, यानी कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स हैं और आपकी एफिशिएंसी क्या है। आपकी एफिशिएंसी ये है कि आप 10 घंटे में कितना आउटपुट निकाल देते थे। इफेक्टिवनेस ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव है। मालूम पड़ा अगर आप अपनी कंपनी में काम करते हैं और सेल्स वालों के पीछे पड़ते हैं और उनसे पैसा निकलवाना है, उनसे कहना है कि भाई कंपनी से बात करो और पैसा निकालो। आप काम तो करते हैं 10 घंटे में से 8 घंटे, लेकिन उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्वालिटी का कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं ठीक तरीके से देते हैं, जिससे चीज़ों में डिले हो जाता है। तो वहाँ पर इफेक्टिवनेस की बात आती है। तो सिस्टम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की क्यों बात आई, सिस्टम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की ये बात आई कि अगर आप, क्योंकि डेटा बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, डेटा चोरी भी हो सकता है, डेटा स्पीडीली भी जाना है। एक ऑप्टिमम हमने पढ़ा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, CI, 3 चीज़ पढ़ी थी, उसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी और एक अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब जिसको अवेलेबल होना चाहिए डेटा उसको अवेलेबल होना चाहिए, और जिसको नहीं अवेलेबल होना चाहिए उसे नहीं होना चाहिए। यानी कि एक फाइन लाइन थी, एक तलवार थी, जहाँ अगर नहीं अवेलेबल हुआ, जिसको नहीं अवेलेबल हुआ उसको नहीं अवेलेबल होना है। अगर क्यों अवेलेबल हो गया तो क्यों हो गया। तो जहाँ पर स्पेसिफिक डिविजन्स क्रिएट करने पड़े, इसलिए सिस्टम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात आ गई। क्योंकि सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है और एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बाकी और चीज़ें अपने आप हो रही हैं। अगर सिस्टम में इंटेग्रिटी आ गई है, यानी कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मैं उसी को दे रहा हूँ जिसको देनी चाहिए, और प्रॉम्प्टली दे रहा हूँ, और उसको नहीं दे रहा हूँ जिसको नहीं देनी चाहिए, और मेरे सिस्टम से इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही है, तो वो सिस्टम इंटेग्रिटी मेंटेन करेगी और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेकर आएगी। क्योंकि इंस्टेंटली अगर मेरे से किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी, फटाफट मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो एफिशिएंसी आ गई। इफेक्टिवनेस जो है हमारी, जो अब हम स्टडी को देख लेते हैं एक बार। स्टडी थोड़ा वेग बताती है, लेकिन हमारी स्टडी ये बोलती है कि सिस्टम इफेक्टिवनेस डिफाइन किया जाता है वो एक्सटेंट जहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस करती है। तो यानी कि डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन की ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिवनेस के लिए। और फिर वो बोलती है कि कंट्रोल का एक पर्पज़ ये है कि आप प्रोसेस को सपोर्ट करें और इम्प्रूव करें। ऑब्वियसली अगर कोई कंट्रोल है, हम कंट्रोल क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि प्रोसेस को सपोर्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा प्रोसेसेस को। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप छोटा सा चीज़ देखिए, एक डिक्टेटर कंट्री है और एक डेमोक्रेसी है। जब डेमोक्रेसी मैच्योर हो जाती है तो उसमें इंडिपेंडेंट सिस्टम क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि कंट्रोल्स उसमें हो जाते हैं, वो सेपरेट जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट प्रेस होती है, कंट्रोल्स पैदा हो जाते हैं। और जब वो कंट्रोल्स राइट टाइम में तरह से करते हैं, किसी डेवलप्ड कंट्री में वो राइट तरीके से काम करते हैं, तो कंट्री बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। डिक्टेटरशिप क्या है कि जब तक चलती है और जब गिर जाती है फिर गिर जाती है, और वहाँ सिस्टम और प्रोसेसेस उतने बेटर नहीं होते हैं। डिक्टेटोरियल कंट्री में भी अगर कोई डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिन के लिए चलती है तो उसमें प्रोसेसेस जो हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ प्रोसेसेस उनके अच्छे होते हैं, कुछ कंट्रोल्स उनके अच्छे होते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल होते हैं, और वो कुछ कंट्रोल्स अच्छे होते हैं। और एक अगर विजनरी आदमी है वही चला पाता है, अदरवाइज डेमोक्रेसी फाइन ट्यून डेमोक्रेसी चलती है। तो यानी कि एक जो कंप्यूटर है उसने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चालू की, उसने ये प्रोसेस चालू की, इन्फॉर्मेशन जो पहले किसी एक डिपार्टमेंट के पास रहती थी और वहाँ छुपी रहती थी उसने अवेलेबल कराई, और उन लोगों को स्टेक होल्डर्स, कंपनी के उन स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराई जिनको होनी चाहिए, और इंस्टेंटली कराई, स्पीडीली उनके पास इंफॉर्मेशन दी। तो उन्होंने सिस्टम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया, और इसके लिए इंटेग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जिसको डिवीजन ऑफ लेबर, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है।
यही चीज़ हमारी स्टडी करी, ये करी सिस्टम इफेक्टिवनेस, किस एक्सटेंट तक हम कंपनी के डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव मीट आउट कर रहे हैं, इसको सिस्टम इफेक्टिवनेस कहते हैं, यानी क्वालिटी बेसिकली। दूसरा बात यह है कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया, मालूम पड़ा एक कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, तो ये है कि सॉफ्टवेयर कितने परसेंटेज ऑफ सॉफ्टवेयर राइट टाइम पर रिलीज़ होते हैं, शेड्यूल में बिल्ड आउट होते हैं। बेसिकली टाइम जो है एफिशिएंसी का मेज़र है, लेकिन अगर आप क्वालिटी के प्रोडक्ट, कितने क्वालिटी के प्रोडक्ट, आपका जो रिलीज़ करने की क्वालिटी क्या है बेसिकली, मतलब यानी कि सॉफ्टवेयर अगर रिलीज़ कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी क्या है, टाइम पर रिलीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी एक क्वालिटी में आता है। तो ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपस में लिंक्ड है। इफेक्टिवनेस होगी तो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी होगी तो इफेक्टिवनेस होगी, लेकिन जो है उसमें डिफरेंस ये क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट का है। और एफिशिएंसी ये डिटरमाइन करती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज किस एक्सटेंट तक यूज़ हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो ताकि कॉस्ट कम लगे और टाइम में डिलीवरी हो। तो हमारी स्टडी सिस्टम इफेक्टिवनेस को बताती है कि डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव किस लेवल तक अचीव हुआ है, और फिर ये बताती है कि कंट्रोल का पर्पज़ ये है कि इम्प्रूव करे और सपोर्ट करे प्रोसेसेस को, और कैसे करे कि प्रोसेस फेलियर्स पता कर ले, प्रोसेस फेलियर पता करे। प्रोसेस फेलियर्स पता पड़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ क्वालिटी कम है, और जहाँ क्वालिटी कम है वहाँ पर उन प्रोसेस फेलियर्स को हेल्प करे। उसके बाद ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स और इफेक्टिव प्रोसेस में एक पॉजिटिव को रिलेशन होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है तो प्रोसेस इफेक्टिव होगी, अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स नहीं है तो प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है तो आदमी जो है पूरे टाइम ऑफिस में होगा, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स नहीं है तो आदमी पूरे टाइम ऑफिस में नहीं होगा, वो भाग जाएगा। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स नहीं है तो आपका सामान गायब हो जाएगा ऑफिस से, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स नहीं है तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो सिस्टम की इफेक्टिवनेस में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से डिपेंड करती है। फिर वो बोलता है कि इफेक्टिवनेस इज़ मेजर्ड ऑन बेसिस ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर पर्पस। तो यानी कि आप किसी प्रोसेस के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाते हैं, और अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI इन्हें कहते हैं, KPI पर मीट आउट कर रहे हैं तो इफेक्टिवनेस है, और अगर KPI मीट आउट नहीं करें तो इफेक्टिवनेस नहीं है। तो यानी कि KPI जो है क्वालिटी डिटरमाइन करती है, यानी कि सिस्टम इफेक्टिवनेस क्या है, इफेक्टिव की क्वालिटी डिटरमाइन करती है। क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करती है, KPI से डिटरमाइन करती है। KPI क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि आपको पहले पता हो जानी चाहिए कि आपके जॉब के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप मीट आउट कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि किस एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं, और डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना नीड होता है उनका। इसके बाद वो बोलता है कि एफिशिएंसी के बारे में ये बोलता है कि इन एडिशन टू इम्प्रूविंग प्रोसेस इफेक्टिवनेस स्ट्रॉन्ग कंट्रोल विल पॉजिटिवली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रोसेस हैं तो इफेक्टिवनेस भी आएगी, एफिशिएंसी भी आएगी, ये हमारी स्टडी कहती है। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि सिस्टम एफिशिएंसी इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड टाइम, वही चीज़ कि कॉस्ट और टाइम के अनुसार सिस्टम एफिशिएंसी बेस्ड है, और कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होगी और बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, यानी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को कम करना एफिशिएंसी का काम है। तो और उसके बाद फिर हमारी स्टडी कहती है कि सिस्टम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो तभी मेंटेन हो पाएंगे अगर इंटेग्रिटी मेंटेन हो। तो उसके बाद वो ये बोलती है कि एक्सेस कंट्रोल्स हम डिज़ाइन करते हैं, और काहे लिए ये एक्सेस कंट्रोल्स डिज़ाइन करते हैं, ताकि सिस्टम की इंटेग्रिटी मेंटेन हो सके। तो इनडायरेक्टली वो क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं। और बेसिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो ये होता है कि सिस्टम इंटेग्रिटी, सिस्टम एफिशिएंसी और सिस्टम इफेक्टिवनेस मीट आउट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर एक बिज़नेस है तो उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि प्रॉफिट इतना होना है, सेल्स इतनी होनी है, सैलरी कॉस्ट इतनी होनी है, इससे कम होनी चाहिए, लोग टाइम पर आने चाहिए, अगर कोई R&D हो रही है तो रेंट टाइप पर हो रही है, तो उसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेज़र किए जाते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम ठीक चले, सिस्टम इंटेग्रिटी लाई जाती है कि नहीं, कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। तो जिसको जितने एक्सेस राइट्स मिलने चाहिए, एक्सेस कंट्रोल्स
क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन अगर सबको अवेलेबल होनी चाहिए तो सबको अवेलेबल होनी चाहिए, पर्टिकुलर व्यक्तियों को होनी चाहिए तो उन्हीं को पर्टिकुलर को होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है तो केवल टॉप के लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें बेनिफिट हो सकता है, लीक हो, लॉस हो सकता है अगर वो रिलीज़ हो जाए। राइट टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होनी चाहिए। अगर पहले हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर कंपनी में कोई मेजर लॉसेज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई और कंपनी नहीं चाहती है, कुछ दिन चाहती है बंदे रुक जाए हैं और उसके बाद उनको रिट्रेंच करना चाहती है, तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि लोग भागना शुरू हो जाएंगे नहीं तो, और कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंटेग्रिटी अगर आ गई इस सिस्टम में, राइट व्यक्ति को राइट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी हो जाती है एक्सेस राइट्स की वजह से। जब एक्सेस राइट्स हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाती है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और कोई ब्लेम गेम नहीं होता है। दूसरा आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन क्यों चलेगी, क्योंकि एक्सेस राइट्स लिमिटेड है। अगर मेरे पास फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो मेरे पास ही होनी चाहिए। और फाइनेंस में भी हायरकी हो सकती है, इसी तरह एचआर में हायरकी हो सकती है और डिपार्टमेंट्स में हायरकी हो सकती है, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इसके बाद हमारी स्टडी जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट के बारे में बताती है। तो क्लासीफाई करती है इंफॉर्मेशन एसेट को टॉप सीक्रेट, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड में। लेकिन उससे पहले हमारी स्टडी बोलती है कि दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें जो ऑथराइज यूज़र्स या प्रोसेसेस होते हैं उन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता है, और जो एसेट या रिसोर्सेज होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर है आपके पास तो वो ऑब्जेक्ट है, और अगर मान लिया सपोज आप हो तो आप सब्जेक्ट्स हो। तो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स दो चीज़ें यूज़ की गई हैं हमारी स्टडी में। यानी सब्जेक्ट्स जो हैं हम हैं जो यूज़र्स वगैरह हैं, तो एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, वो ऑथराइज यूज़र या प्रोसेसेस को की एक्सेस लिमिट्स डिफ़ाइन करता है कि वो एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ें डिफ़ाइन करता है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन एसेट है या रिसोर्स है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें क्या राइट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के सब्जेक्ट के क्या राइट है, ये एक्सेस कंट्रोल करता है। फिर से हम पढ़ लेते हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या करता है। एक्सेस कंट्रोल ये करता है कि सब्जेक्ट्स के राइट्स डिफ़ाइन करता है कि सब्जेक्ट्स के क्या राइट्स हैं भाई ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के। यानी कि किसी भी ऑथराइज यूज़र या कोई भी अगर कोई यूज़र है उसके पास क्या राइट्स होंगे एक्सेस करने के लिए, क्या राइट्स हैं या नहीं है। अगर राइट्स नहीं है तो वो डिफ़ाइन होना चाहिए, राइट्स हैं तो डिफ़ाइन होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि राइट्स भी ज़रूरी नहीं है कि अगर डिपार्टमेंटल हेड है तो उसके पास सारे राइट्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक मैनेजर है, तो बैंक मैनेजर के पास राइट्स होंगे, वो क्रेडिट लिमिट्स को ऊपर नीचे कर सकता है। मालूम पड़ा कोई बरोबर हूँ मैं, मेरा खाता है एक बैंक पे, मैंने लोन ले रखा है, लोन लेकर वो मेरे क्रेडिट लिमिट्स डिफ़ाइन कर सकता है, यानी कि इस मेरे को लोन ज़्यादा होगा कम होगा ये डिटरमाइन कर सकता है। लेकिन अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मेरे कैश ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका काम नहीं है, वो एक कैशियर का काम है। कैशियर ही ये मॉडिफाई करेगा कि पैसा आया या नहीं आया। तो अगर कैश मॉडिफिकेशन है उसका राइट्स बैंक मैनेजर के पास होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यानी कि जो राइट्स जिसके पास होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, ये एक हायरार्की नहीं है कि ऊपर वाले के पास सारे राइट्स होने चाहिए, नीचे वाले के पास कम राइट्स होने चाहिए, ये नहीं है। ऊपर वाले के पास नीचे वाले के काफ़ी राइट्स हो सकते हैं, लेकिन राइट्स स्पेसिफिक राइट्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास एक कॉमन ड्राइव है, उस कॉमन ड्राइव में सबके फोल्डर्स हैं। अगर उसके पास 10 नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंटल हेड है, उसके नीचे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 10 एम्प्लॉय का फोल्डर है और उसमें सबकी फाइल्स हैं। तो डिपार्टमेंट हेड के पास ये पावर होनी चाहिए कि सबके फोल्डर को देख सके, लेकिन किसी के फोल्डर को मॉडिफाई कर सके ये पावर नहीं होनी चाहिए। कॉपी जरूर कर सकता है वो, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता। मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई वही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि उसकी फाइल अचानक मॉडिफाई हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक्सेस राइट्स बड़े लॉजिकली डिटरमाइन होनी चाहिए, उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी लॉजिकली बनी होनी चाहिए। उसी के अनुसार इंफॉर्मेशन एसेट्स का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब एक और चीज़ हो सकती है कि अगर मान लिया सपोज कोई एसेट है तो उसी एसेट के अंदर डिफरेंट क्रिटिकलिटी हो सकती है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, मतलब एसेट कैश है, क्रेडिट लिमिट है, उसमें क्रेडिट लिमिट है और कैश ट्रांजैक्शंस है।
तो उसमें क्रिटिकलिटी के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। तो वर्ड हमारी स्टडी में जो यूज़ किया गया वो है क्रिटिकलिटी। तो राइट्स डिफरेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिग्री ऑफ क्रिटिकलिटी होती है और डिफरेंट क्रिटिकलिटी के अनुसार इंफॉर्मेशन रिसोर्स को हम क्वालिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसे कैटेगराइज करते हैं। और ये कैटेगराइजेशन उनकी सेंसिटिविटी के अनुसार होता है कि भाई क्या रिस्क है और क्या इम्पैक्ट होगा इस रिस्क का। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग आदमी, अगर मान लिया सपोज़ दो डिफरेंट आदमी हैं, अगर मान लिया सपोज़ एक को राइट नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, अगर उसको मिल गया तो दो आदमियों के पास राइट्स हैं और दोनों आदमी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो दोनों आदमी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होती है और सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम हम लगा सकते हैं और इससे कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती है। क्योंकि अगर मान लिया सपोज़ कैशियर के पास कैश को मॉडिफाई करने का राइट है और किसी और के पास नहीं है, तो ये कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी पर ब्लेम गेम नहीं डाल सकता और अगर अदरवाइज़ वो दूसरे पर ब्लेम डाल देगा अपने आप को बचाने के लिए। और अगर वो दूसरे पर ब्लेम डालेगा तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, आपस में प्रूव करने में टाइम लगेगा और उससे ये होगा कि कंपनी की खाली टाइम वेस्ट होगा, नेगेटिव चीज़ें होंगी, उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं मोराल में और कई चीज़ों में, और उसका अल्टीमेटली कॉस्ट इम्पैक्ट आता है। अब जो क्रिटिकलिटी बताई है, क्रिटिकलिटी उसने उसका मतलब ये निकलता है, क्रिटिकलिटी का मतलब ये निकलता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्रिटिकल होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन कम क्रिटिकल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोका कोला कोक कैसे बनाता है, फार्मूला है, रेनबैक्सी अगर कोई दवाई बनाता है तो कैसे बनाता है, स्ट्रेटेजिक प्लान है कि अगर मान लिया सपोज हम कंपनी में इन्वेस्ट, किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान है। अगर हम मार्केट में पैसा उठाने के लिए शेयर्स इशू करने वाले हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स है, रिसर्च इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फाइनेंशियल सर्विस, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फाइनेंशियल एसेट की तरह होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में अगर इन्फॉर्मेशन लीक होगी, अगर मान लीजिए सपोज आपका कोई स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ चल रहा है, अगर वहाँ इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो बिज़नेस जीपर्डाइज हो सकता है, गुडविल ख़त्म हो सकती है, शेयर होल्डर के बीच में ट्रस्ट ख़त्म हो सकता है, ब्रांड इक्विटी ख़त्म हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। कई बिज़नेस ब्रांड इक्विटी पर डिपेंडेंट रहते हैं, अगर ब्रांड इक्विटी गई तो सब कुछ गया। तो ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली कम सेंसिटिव होती है, जैसी लिस्ट ऑफ कस्टमर है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स से कम सेंसिटिव होती है। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस ने देखना पड़ेगा कंट्रोल का, कि ये देख अगर हम एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के में पूरा उसी लेवल का कंट्रोल लगा लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख कर क्या होगा कि हम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को फाइन ट्यून कर सकते हैं। और दो चीज़ें होती है, ओवर प्रोटेक्टिंग और अंडर प्रोटेक्टिंग, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन में पहले क्या होता था, इन्फॉर्मेशन निकल के ही नहीं आती थी, ओवर प्रोटेक्टेड रहती थी। अब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन फ्लूइड हो गई, यानी कि जो किताब है, जो बुक्स हैं आपकी नॉर्मल बुक्स, उनमें से जिन्न बाहर निकल के आ गया है, यानी कि इन्फॉर्मेशन रूपी जिन्न बाहर निकल कर आ गया है। वो मूव करता है बड़ी स्पीड से और वो कहीं पर भी मूव कर जाता है बड़ी तेज़ी से। तो आज की डेट में थोड़ा पहले के मुकाबले ओवर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन, कई बार बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन होता है, वो भी नहीं करना चाहिए। अंडर प्रोटेक्शन भी नहीं करना चाहिए, यानी कि एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्लासिफिकेशन डिग्री ऑफ एक्सेस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अगर आप क्लासीफाई कर दिए तो डिग्री ऑफ एक्सेस को भी क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई कीजिए तो ऑटोमेटिकली आप डिग्री ऑफ एक्सेस, ऑथराइजेशन किस यूज़र का क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज़ कोई प्रोग्राम डेवलप हो रहा है
तो केवल जो आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर हैं या डेवलपर्स हैं या एनालिस्ट हैं उन्हीं को पता होना चाहिए, बाकी लोगों को पता नहीं होना चाहिए। उन्हीं के पास एक्सेस होनी चाहिए, बाकी लोगों के पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए। बाकी लोगों के पास बेसिकली क्या है, नीड टू नो बेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कि अलकायदा में क्या होता था कि नेगेटिव चीज़ था, पर अलकायदा में नीड टू नो बेसिस था, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वही पता होगी और बाकी नहीं पता होगी। यानी कि अगर आपके साथ बंदे हैं तो हो सकता है आपको उनका नाम पता ना हो, केवल मिशन की वो इन्फॉर्मेशन पता होगी जो आपको होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी इसी तरीके से काम करती है, जो चीज़ जिसको पता होनी चाहिए उसको पता होनी चाहिए, नीड टू नो बेसिस पर, यानी मिनिमम उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पर होनी चाहिए। तो अगर कोई डेवलपर है, कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, तो आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर एनालिस्ट होनी चाहिए, उन्हीं को पता होना चाहिए। अब ये क्लासिफिकेशन जो है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन में के अनुसार। तो लेकिन कुछ स्टैंडर्ड पॉपुलर क्लासिफिकेशन हुए हैं, उसी के अनुसार हमारी स्टडी ने इंफॉर्मेशन एसेट को क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन किया है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो पॉपुलर क्लासिफिकेशन हमारा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में से लिया गया है, क्योंकि सारी चीज़ें जनरली क्या होता है डिफेंस से आती हैं। डिफेंस क्या है, वर्ड में मोस्टली चीज़ें जो हैं पहले डिफेंस में आती हैं, जैसे वर्ड की कटिंग एज टेक्नोलॉजी डिफेंस में आती है, और वर्ल्ड में भी सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी डार्पा में आती है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री, और वहाँ से स्टैंडर्ड्स बनते हैं, या यूरोप से आती है, वहाँ से स्टैंडर्ड्स बनते हैं। तो किसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन क्लासीफाई होती है, वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट में भी क्लासीफाई होने लगी। तो सबसे पहले क्या है, टॉप सीक्रेट, दूसरा है सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासीफाइड। अनक्लासीफाइड इंफॉर्मेशन सबके पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, एम्प्लॉय पॉलिसीज़ होती हैं, 4 पॉलिसीज़ होती हैं, ये सबको पता होनी ही चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, ये सबको पता होनी ही चाहिए। कितने बजे आना है, कितने बजे आना है तो कहाँ, कौन से ऑफिस में आना है आपको, कि कितनी टोटल सेल्स है कंपनी की, क्योंकि बैलेंस शीट आज की डेट में सबको अवेलेबल हो जाती है एमसी की वेबसाइट में। मोटे तौर पर आपकी क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन जहाँ टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कुछ ही लोगों को होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जिसके कॉम्प्रोमाइज़ होने से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। CIA कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन ही टूट सकता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन ही ध्वस्त हो सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंफॉर्मेशन निकल गई और हानि हो गई तो उसमें प्रॉब्लम होता है। यानी कि 3 या 4 आदमी या 5 आदमी या कुछ बोले मुट्ठी भर आदमियों के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उनके पास ये एक्सेस रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। या सेट ऑफ आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल, अगर मान लिया सपोज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, 1000 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसमें अगर आप बिडिंग कर रहे हो, वो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं तो वो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन इंडेंजर करे एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, उसे टॉप सीक्रेट कहते हैं। इन्फॉर्मेशन बाहर, ऑर्गेनाइजेशन बाहर। उसके बाद होती है सीक्रेट। सीक्रेट क्या होती है कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर इन्फॉर्मेशन बाहर होगी, सीवियर डैमेज हो जाएगा या तो ऑर्गेनाइजेशन या उसके स्टेक होल्डर्स को, तो इसे सीक्रेट कहते हैं। तो एक टॉप सीक्रेट होगी, उससे तो ऑर्गेनाइजेशन गिर गया। सीक्रेट होगी तो सीवियर डैमेज हो गया। सीवियर डैमेज हो गया तो सीक्रेट। उसके नीचे आती है कॉन्फिडेंशियल। कई बार कॉन्फिडेंशियल लोग समझते हैं ऊपर होती है, नहीं, सीक्रेट ऊपर होती है, कॉन्फिडेंशियल नीचे होती है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा नीचे होती है। तो इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट लॉस और डैमेज हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर निकली, सिग्निफिकेंट लॉस और डैमेज हो गया।
तो हाई लेवल प्रोटेक्शन चाहिए होता है इस इन्फॉर्मेशन को, हाईली सेंसिटिव होती है, वेल प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन सीक्रेट से कम होती है। सीक्रेट के केस में सीवियर डैमेज होगा, इसके केस में सिग्निफिकेंट लॉस और डैमेज होगा, दोनों डिफरेंट है। सीक्रेट के केस में सीवियर डैमेज, टॉप सीक्रेट के बीच में कंपनी खत्म, और कॉन्फिडेंशियल में सिग्निफिकेंट लॉस और डैमेज। फिर आती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल से नीचे होती है। कई बार ये सोचा जाता है कि कॉन्फिडेंशियल से ऊपर होती है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल से नीचे सेंसिटिव आती है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव है तो इसका मतलब सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। तो हायर क्लासिफिकेशन होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन का, लेकिन उतना डैमेज नहीं करती। सेंसिटिव जो होती है अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एम्प्लॉई, हर एम्प्लॉई की पे कितनी है, अगर सबको पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी में। तो जैसे हर आपकी डिपार्टमेंट में दो दे लेते हैं कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव के बीच में। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, पे की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को नहीं पता होनी चाहिए। और कंपनी में मान बड़ा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ हो गया जिसमें सबकी पे सबको पता चल गई, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको कॉन्फिडेंशियल लेवल पर आती है वो इन्फॉर्मेशन, वही है। तो यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पब्लिक, सेंसिटिव, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल कई बार करते हैं, लेकिन बेसिकली जो है कॉन्फिडेंशियल हाईएस्ट लेवल होती है, प्राइवेट थोड़ा सा प्राइवेट होती है, सेंसिटिव और कम होती है, पब्लिक सबको अवेलेबल होती है। लेकिन जनरली जो है टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड होता है। टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उसका CIA कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वो इंडेंजर कर जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही वो हो जाएगी। मर्जर एंड एक्विजिशन है जैसे फॉर एग्जांपल। और अगर मान लिया सपोज आप कोई ड्रग बना रहे हो और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिया आपने, अल्जाइमर का ड्रग बना रहे हो या डायबिटीज़ का बना रहे हो। डायबिटीज़ का ड्रग जो है अगर बन गया राइट टाइम पर और दुनिया में निकल गया आज की डेट में, तो वो कंपनी मेजर पैसा कमा सकती है। सपोज एक समझिए LLE अपने सारे रिसोर्सेज लगा देती है और वो कहती है डायबिटीज़ का ड्रग अब हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन कोई कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है और वो लोन भी ले लेती है, तो वो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उस केसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, कंपनी ख़त्म हो जाएगी, वो उसके एग्जिस्टेंस पर चोट मारेगी। जो कंपनी के एग्जिस्टेंस पर चोट मारे टॉप सीक्रेट है। सीक्रेट सीवियरली डैमेज कर दे, यानी कि छोटा ड्रग है, उसको रिसर्च कर रही है, लेकिन उससे क्या होगा कि कंपनी 2-3 जगह बंद हो जाएगी। अगर कंपनी के 20 ब्रांच ऑफिसेस है, 4-5 ब्रांच ऑफिसेस बंद हो जाएंगे, तो सीवियर डैमेज हो जाएगी। अगर कॉन्फिडेंशियल है तो सिग्निफिकेंट लॉसेज और डैमेजेस हो गए। अगर मान लीजिए सपोज कोई हम प्रोजेक्ट में बिड कर रहे हैं, छोटा प्रोजेक्ट है और उसके होने से हमें लॉस हो जाएगा, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है बहुत सालों से, प्रॉफिट से थोड़े से लॉस में आ जाएगी, या प्रॉफिट से थोड़े से लॉस में आ जाएगी कंपनी, तो कॉन्फिडेंशियल। सेंसिटिव है, सीरियस इम्पैक्ट हो जाएगा। एक अगर मान लीजिए सपोज ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो शेयर्स फ्लक्चुएट हो जाएंगे थोड़े बहुत, बाद में वो समझ जाएगा, लेकिन कंपनी की थोड़ी सी रेपुटेशन, हल्की सी थोड़ा सा शेयर्स फ्लक्चुएट होंगे, तो रेपुटेशन पर नहीं, रेपुटेशन तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो सेंसिटिव होगी। अनक्लासिफाइड सबके लिए अवेलेबल है, कंपनी वाइड अवेलेबल है, जिसको चाहिए इन्फॉर्मेशन ले जाओ, और बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को जानो। अनक्लासिफाइड होती ही है कि जितनी अनक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन हर एक बंदे को पता होगी, उतना कंपनी सक्सेसफुल होगी। वो क्रॉस इन्फॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए। जैसे कंपनी के पॉलिसीज़, सारी पॉलिसीज़ अगर सबको पता है, उसके लिए ट्रेन करती है कंपनी, मेजर ट्रेनिंग देती है कि भाई ये सारी पॉलिसीज़ हैं और इन पॉलिसीज़ को आप जानो। तो हमने 2 चीज़ पढ़ी, एक चीज़ पढ़ी सिस्टम इफेक्टिवनेस और सिस्टम एफिशिएंसी। सिस्टम इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ा, अगर क्वालिटी इफेक्टिवनेस क्वालिटी को